मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है न्यूक्लियन क्लास के क्विक रिवीजन बैच में। बेटा, लास्ट की क्लास में हमने अपना जो ड्यूल नेचर चैप्टर था उसका रिवीजन खत्म कर लिया था। आज हम एटम का जो रिवीजन है उसको आरंभ करेंगे। इस एटम में सबसे पहले बात करेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल की। थॉमसन ने बताया कि जो एटम है वो एक स्फीयर होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो नेगेटिव चार्ज है बॉर्डर मेलन में जिस तरीके से सीड इम्बेडेड होते हैं उसी तरीके से इस स्फीयर में नेगेटिव चार्ज इम्बेडेड होता है। लेकिन थॉमसन ने हमें यह भी बताया कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। थॉमसन ने हमें यह भी बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो मास है वो थ्रू आउट द वॉल्यूम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन ये मॉडल फेल हो गया बेटा। अब मॉडल क्यों फेल हुआ, इसकी क्या लिमिटेशन थी? तो सबसे पहली जो लिमिटेशन थी, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और ये अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल क्यों स्कैटर्ड हो रहे थे उसको रीजन को भी नहीं दे पाया प्यारे बच्चों। इसके बाद अब रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल। तो सबसे पहले रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल है, तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा मॉडल को पढ़ने के लिए हमें। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है हमारा, ये गोल्ड फॉयल है। जो गोल्ड फॉयल हमने लिया है जो 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻8 मीटर के ऑर्डर का है। जो डिटेक्टर है माइक्रोस्कोप, जो स्क्रीन है जिंक सल्फाइड की। मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं, कुछ डेविएट हो रहे हैं, सारी ऑब्जर्वेशन आपको बताएंगे। ये लेड की ब्रिक हैं, ये अल्फा पार्टिकल को थिन बीम में कन्वर्ट कर देती हैं। यहाँ अल्फा पार्टिकल का सोर्स है जिसके पास नेचुरल एनर्जी है लगभग 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशन है जो इस एक्सपेरिमेंट से निकल के आई हैं। सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया बिना डेविएट हुए सीधे जा रहे हैं। मतलब 99.86% अल्फा पार्टिकल विदाउट डेविएशन जा रहे हैं, उनमें कोई डेविएशन नहीं हो रहा है। दूसरा, ओनली 0.14% अल्फा पार्टिकल ही हमारे 1 डिग्री से ज़्यादा डेविएट हो रहे हैं। 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा डेविएट हो रहा है, और 10⁶ अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल हमारा लगभग रिटर्न बैक हो रहा है। अब रिटर्न बैक क्यों हो रहा होगा वो सारे रीजन अभी आपको बताए जाएंगे। अब इन सारी ऑब्जर्वेशन को बेटा रदरफोर्ड ने देखा और एक नया मॉडल बनाया जिसको हम बोल देते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड ने बताया कि जो मोस्टली जो एटम है उसका जो मोस्टली पोर्शन है वो एम्प्टी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है वो लगभग 99.86% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। अब सीधे निकल गए इसका मतलब एटम में मोस्टली जगह कैसी है? खाली है। एटम में अंदर कुछ भी नहीं है, खोखला है मोस्टली जो पोर्शन है एटम का। दूसरा बेटा, जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह इकट्ठा है। अब एक जगह इकट्ठा है, उसका नाम भी दिया रदरफोर्ड ने, उसको नाम दिया न्यूक्लियस। और रदरफोर्ड ने बेटा उस न्यूक्लियस का साइज भी बताया कि इसका जो साइज है वो फर्मी मीटर के ऑर्डर का होता है। रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए हमें पता है सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ये सारी बातें क्लियर हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे। बेटा, ये मॉडल फेल हो गया क्योंकि ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और ये डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके लिए हमारा ये जो मॉडल था प्यारे बच्चों क्या हो गया? फेल हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस अप टू विच अल्फा पार्टिकल कैन अप्रोच, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये अल्फा पार्टिकल है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को खर्च कर रहा है, ठीक है, और खर्च करके मूव कर रहा है।
अब जो आया 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 आया, यहाँ इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी बेटा पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई, सारी काइनेटिक एनर्जी खर्च हो गई प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, तो ये न्यूक्लियस के सेंटर से यहाँ तक आ पाया है, कितने क्लोज तक आ पाया है, इसको ही हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोल देते हैं। ये जो अल्फा पार्टिकल था, इसके पास जो नेचुरली काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस आर नॉट को कैलकुलेट करना है। अब इस आर नॉट को कैलकुलेट करने के लिए हम कम लगाएंगे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम। क्या कहती है बताओ ये, इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। अब ये इन्फिनिटी पे है शुरुआत में, तो इसकी जो इनिशियल पोटेंशियल है वो 0। अब इसके पास बेटा क्या होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा। अब इसके पास इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हमने k मान लिया। अब इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी बेटा, अब ये अल्फा पार्टिकल का मतलब 2e और न्यूक्लियस का मतलब Ze। अब एक Q1 एक Q2 दो चार्ज हैं, दोनों के बीच में R सेपरेशन है, दोनों के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो k Q1 Q2 बाई R के बराबर होती है। तो प्यारे बच्चों इसके बाद जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, k 2e Ze डिवाइडेड बाई R0, और इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो गई, 0 हो गई। अब बेटा यहाँ से हम R0 को कैलकुलेट कर लेंगे। R0 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2EZE, तो 2ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी, और इसके संग में प्यारे बच्चों k और है, और k का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे तो R की जो वैल्यू है वो मिनिमम मिल जाएगी, और इस काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा आप इस वैल्यू को जैसे ही पुट करोगे, पुट करने पे R0 की जो वैल्यू है वो लगभग 30 फर्मी मीटर आ जाती है। कितनी आ जाती है, 30 फर्मी मीटर आ जाती है। सारी बातें क्लियर हैं क्या, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? इसके बाद हम बात करेंगे बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर की। अब इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है बेटा, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का सेंटर है, जो अल्फा पार्टिकल आया, जो डेविएट हुआ, स्कैटर्ड हुआ अल्फा पार्टिकल बेटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। अरे न्यूक्लियस के सेंटर से जो अल्फा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको इम्पैक्ट पैरामीटर बोल देते हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, न्यूक्लियस के सेंटर से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको इम्पैक्ट पैरामीटर बोल रहे हैं, और इस इम्पैक्ट पैरामीटर का आपको फॉर्मूला भी लर्न कर लेना है। इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ZE स्क्वायर cot थीटा बाई 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, अब ये जो थीटा है, जब थीटा की वैल्यू पाई हो जाएगी, मतलब थीटा की वैल्यू पाई है, स्केटिंग एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, अल्फा गया वापिस लौटा, इसका मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। जब थीटा स्केटिंग एंगल जब 0 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहा है, अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहा है, इसका मतलब जो v है वो टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा। हम कह सकते हैं v इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R0 हो जाएगा। सारी बातें क्लियर हैं प्यारे बच्चों? अब हमने देखा कि जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो भी फेल हो गया, उसकी भी लिमिटेशन थी। अब एक नया मॉडल आया जिसको हम बोल देते हैं बोर एटॉमिक मॉडल। अब इसके सारे के सारे पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा। बेटा बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन हर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं उन ऑर्बिट की एनर्जी कांस्टेंट होती है, उनको एनर्जी सेल या एनर्जी लेवल बोल देते हैं। और हमें बोर ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा प्यारे बच्चों, उसकी एनर्जी वही होगी जो उस ऑर्बिट की है, एनर्जी रेडिएट नहीं होगी। सारे बच्चों को पहला पॉइंट क्लियर है? बेटा रदरफोर्ड ने इनके नाम भी दिए के एल एम इस तरीके से। दूसरा बेटा इन्होंने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होता है।
मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होगा प्यारे बच्चों। बात क्लियर है क्या बेटा? अगला जो पोस्टुलेट है बोर का वो क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा हाई एनर्जी ऑर्बिट से जंप करके लो एनर्जी ऑर्बिट में आएगा तो उसमें से फोटोन निकलेगा। उस फोटोन के पास जो एनर्जी होगी वो उन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। इतनी बातें क्लियर हैं क्या प्यारे बच्चों? ये हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो लो एनर्जी ऑर्बिट से जंप करके हाई एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा तो वो एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। उस फोटोन की एनर्जी दोनों एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। बात क्लियर है क्या प्यारे बच्चों? इसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल की हेल्प से, बोर के पोस्टुलेट की हेल्प से। सबसे पहले रेडियस ऑफ बोर स्टेशनरी ऑर्बिट। तो रेडियस, ये सारे के सारे डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम के लिए आपको कर लेने हैं। आप सबको पता है हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो इनके डेरिवेशन हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। सारे डेरिवेशन आप कर लीजिए, हम फॉर्मूला सीखेंगे बस। यहाँ जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो n²h²ε0/πm/z² होता है बेटा। यहाँ जो n है, जो z है वो वेरिएबल है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। जैसी सारी वैल्यू हम पुट करते हैं तो फॉर्मूला आ जाता है हमारा 0.53 n² एंगस्ट्रॉम। इतनी बातें समझ में आई? ये जो 0.53 एंगस्ट्रॉम है इसको हम बोर रेडियस बोल देते हैं। यहाँ जो R0 है हमारा, ये बोर रेडियस है। बोर रेडियस क्या होता है? जो हाइड्रोजन एटम है उसके पहले ऑर्बिट के रेडियस को हम बोर रेडियस बोल देते हैं। तो सारे बच्चों को ये फॉर्मूले रट लेने हैं दोनों के दोनों। क्या फॉर्मूला है? रेडियस बराबर n²h²ε0/πm/z²। और इसका ये फॉर्मूला भी लर्न कर लेना है आपको कि R बराबर 0.53 n² एंगस्ट्रॉम। R0 का मतलब बोर रेडियस और बोर रेडियस का मतलब हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट की जो रेडियस होती है उसको हम बोर रेडियस बोल देते हैं। बात क्लियर? तो सारे फॉर्मूले रटने हैं हमें, आपको बता देंगे कौन कौन से फॉर्मूले आपको रट लेने हैं बेटा। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर स्टेशनरी ऑर्बिट। तो आप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है इसको भी रट लीजिए। क्या है वेलोसिटी का फॉर्मूला? ze²/2nh∈0। सारी वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो फॉर्मूला आ जाता है v = 2.19 × 10⁶ × z/n मीटर/सेकेंड। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आप लर्न कर लीजिए। और ये जो वेलोसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। ये फॉर्मूला भी आपको क्या कर लेना है प्यारे बच्चों? रट लेना है, लर्न कर लें इसको। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे इसी में एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा ये फॉर्मूले आपको लर्न नहीं करने हैं। अगर आपको वेलोसिटी और आपको रेडियस के फॉर्मूले लर्न हैं तो ये सारी की सारी बातें आप फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हो विद इन अ सेकेंड। तो एंगुलर स्पीड ओमेगा 4.14 × 10⁻16 z²/n³ रेडियन/सेकेंड। अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं करना है तो आप यहाँ ये लर्न कर लीजिए कि जो ओमेगा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³ होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करना है, लेकिन फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हो 1.5 × 10⁻⁻16 n³ सेकेंड। अगर आपको लर्न करना ही है तो ये लर्न कर लीजिए कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z²। बात क्लियर है प्यारे बच्चों? इसके बाद बेटा साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी भी लर्न कर लीजिए आप चाहो तो। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 6.59 × 10⁻15 z²/n³ हर्ट्ज। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³ होती है। तो कौन कौन से फॉर्मूले लर्न करने के लिए बताएं मैंने आपको? एक तो वेलोसिटी का और दूसरा रेडियस का। बाकी फॉर्मूले आप वेलोसिटी और रेडियस की हेल्प से निकाल सकते हो। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर ये रट लेना है क्या? हाँ बेटा ये फॉर्मूला आपको रट लेना है, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और टोटल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी की सारे डेरिवेशन सब बच्चों को आने चाहिए बेटा।
तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mz²e⁴ 8h²ε0² इसको भले ही आप लर्न मत करो, लेकिन इस फॉर्मूले को जरूर लर्न कर लें आप कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। पोटेंशियल एनर्जी भी संग की संग निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा यहाँ -27.2 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको भी रट लें, हाँ बेटा इसको भी रट लें। और टोटल एनर्जी कैसे आती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करके आती है। जैसे ही हम काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करेंगे तो टोटल एनर्जी हमारी आ जाएगी -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा इतनी बातें आपको क्लियर है? टोटल एनर्जी नेगेटिव, इसका मतलब बताइए आप मुझे कमेंट करके क्या होता है। बेटा आप इसका जो आंसर है वो जूल में भी निकाल सकते हो। बेटा जूल में जो आंसर है वो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n² जूल, प्यारे बच्चों। ठीक है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तीनों में क्या रिलेशन होता है आप ऐसे लर्न कर सकते हो, TKP +-½ ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप इन पे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करिएगा। अब आगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि बेटा जो एटम है उसके किसी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को निकाल के इन्फिनिटी तक पहुंचाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोल देते हैं। क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी? अरे भैया ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसको हमें क्या करना है, इसके ऑर्बिट में से निकाल के इन्फिनिटी पर पहुंचाना है, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। अब ये किसी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, इन्फिनिटी पर पहुंचा दिया, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इन्फिनिटी की एनर्जी माइनस जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था उसकी एनर्जी। इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है। और nth ऑर्बिट में अभी फॉर्मूला सिखाया -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुल मिला के आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। बेटा ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इसको हम बाइंडिंग एनर्जी भी बोल देते हैं। साथ ही साथ हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर ले रहे हैं। कैसे निकालेंगे सर आयोनाइजेशन पोटेंशियल? तो आप आयोनाइजेशन एनर्जी में E का डिवाइड कर लीजिए, तो क्या निकाल लोगे आप? आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकाल लोगे प्यारे बच्चों। सारी बातें क्लियर हैं कि आपको? अब हम बात करेंगे वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन। इस पर सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सवालों की प्रैक्टिस करिएगा आप। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, 1/λ इक्वल टू RZ², 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। आर क्या है सर? आर होता है हमारा रेड वर्क कांस्टेंट। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू भी आप चाहो लर्न कर सकते हो, 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। बेटा जेड आपको पता ही है एटॉमिक नंबर होता है, n1 जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है और n2 जिससे आ रहा है। सारी बातें क्लियर हैं कि आपको? इसके बाद बेटा हम एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे। तो n की वैल्यू जब इनफाइनाइट होती है, मतलब इनफाइनाइट वाले ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो 0 होती है। पहले ऑर्बिट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सर कैसे निकाली? यार एनर्जी का फॉर्मूला है यार हमारे पास, -13.6 इंटू Z²/n²। तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। अगर हम पहले ऑर्बिट की बात करेंगे तो n की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो जैसे ही हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये निकल आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2, तो -13.6 डिवाइडेड बाई n² है ना, तो n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4। तो जैसे ही हम 4 का डिवाइड करेंगे तो दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लर्न कर लीजिए, काम आती रहेंगी आपके। तीसरे ऑर्बिट में बेटा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथे ऑर्बिट में -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इनफाइनाइट पे जाकर के बेटा जो एनर्जी है वो 0 हो जाती है। और जो बाइंडिंग एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी तो मैंने आपको सिखाई थी। क्या सिखाया था? कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर है। तो जो टोटल एनर्जी है उसमें नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आयोनाइजेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। सारी बातें क्लियर हैं क्या आपको प्यारे बच्चों?
इसके बाद बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये ग्राउंड स्टेट है, इसमें एनर्जी माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे ऑर्बिट में माइनस के 3.4, तीसरे में माइनस के 1.51, चौथे में माइनस के 0.85 और पांचवें में माइनस के 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये लर्न करवा दिया है, तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब हमारा कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके पहले ऑर्बिट में आता है, इसको हम लाइमन सीरीज बोल देते हैं। ये सीरीज है हमारी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो बेटा लाइमन सीरीज का मतलब क्या होता है? लाइमन सीरीज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करके आए, कहाँ आए? पहले ऑर्बिट में आए। ठीक है बेटा। तो अभी अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला सिखाया था बेटा, ध्यान है आपको, 1/λ बराबर RZ², 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। N1 क्या था इसमें, जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब सुनो ध्यान से, जो लाइमन सीरीज है इसमें N1 की जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करे, तीसरे से, दूसरे से, चौथे से, पांचवें से, कौन से ऑर्बिट में जंप करेगा? पहले ऑर्बिट में जंप करेगा। ये जो लाइमन सीरीज है ये यूवी रीजन में लाई करती है प्यारे बच्चों। इसके बाद में वामर सीरीज ये विजुअल रीजन में लाई करती है। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करे, दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। यहाँ N1 की वैल्यू 2 हो जाती है, विजुअल रीजन में लाई। पास्चन N1 की वैल्यू 3 हो जाती है, ब्रैकेट N1 की वैल्यू 4 हो जाती है, फॉन्ड N1 की वैल्यू 5 हो जाती है। ये आप लर्न कर लीजिए बेटा। अब इसमें सर सवाल कैसे पूछे जाते हैं बेटा? सवाल इसमें वेवलेंथ पूछी जा सकती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी जा सकती है, लार्जेस्ट वेवलेंथ पूछी जा सकती है। ठीक है बेटा। किसी भी सीरीज की बेटा आपसे वेवलेंथ पूछी जा सकती है। तो सर अगर हमसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या स्मॉलेस्ट वेवलेंथ पूछी जाएगी तो कैसे करेंगे बेटा? फॉर्मूला तो मैंने आपको सिखा दिया। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आपको क्या करना है, जो ट्रांजिशन है वो स्मॉलेस्ट करना है। और अगर आपको वेवलेंथ स्मॉलेस्ट निकालनी है तो ट्रांजिशन लार्जेस्ट करना है। अब ट्रांजिशन लार्जेस्ट कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कूदेगा? जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से कूदेगा। एक बात तो सवाल ऐसे आता है कि फाइंड वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज, जब इलेक्ट्रॉन हमारा अल्फा एच बीटा या अल्फा बीटा गामा इस तरीके से जंप कर रहा है, तो लाइमन सीरीज के लिए ये क्या हो जाएगा हमारा? अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा। और n बराबर जब इनफाइनाइट होता है इसको सीरीज लिमिट बोल देते हैं। बामर सीरीज के लिए ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा है। ऐसी बेटा आप सारी बातें समझ गए हो। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये आगे जो 7वां ऑर्बिट होगा वो डेल्टा हो जाएगा बेटा। तो जो एटम चैप्टर था हमारा उसका जो क्विक रिवीजन है बेटा उसको हमने खत्म कर लिया। जल्दी ही हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का न्यूक्लियस उसका रिवीजन लेकर के आएंगे प्यारे बच्चों।